देंगे। अच्छा कल वाला बताओ तुम लोग पहले, क्या कल वाला बताओ, जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन था वो किस वर्ष आयोजित हुआ था? 1992, 1992। और दूसरा 5 साल बाद, पहला हुआ है 1900 और दूसरा 1997। उसके तो तीसरा क्या है 2000। पहला कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो। कहाँ है रियो डी जेनेरो? अब दूसरा कहाँ हुआ था? न्यू यॉर्क। ये कहाँ है? यूएसए माने संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त जिसको हम लोग प्यार से अमेरिका कहते हैं, लेकिन अमेरिका जो है ना एक महादेश है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। ये जो इसका पूरा नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका। और तीसरा कहाँ हुआ था बउआ? जोहान्सबर्ग। ये कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका। अच्छा कल और भी कुछ हम लोग पढ़े थे, आज हम लोग पढ़ेंगे संसाधनों का वर्गीकरण। मॉन्ट्रियल समझौता किस वर्ष हुआ था? 1987। क्योटो सम्मेलन दिसंबर 1997। इसमें क्या हुआ था क्योटो में? ग्लोबल वार्मिंग के लिए 6 गो गैस को उत्तरदायी ठहराया गया था और उसके उत्सर्जन में कटौती करने पर सहमति बनी थी। यूरोपीय संघ जो है ना वो कहा था कि हम इसके कटौती को ना, इसमें ना हम 8% कटौती करेंगे। अमेरिका कहा था हम 7% करेंगे, जापान कहा था हम 6% करेंगे। अच्छा एजेंडा 21 है, कार्यक्रम 21, किस पृथ्वी सम्मेलन में लाया गया था? पहला में किस पे लाया गया था? असुमशेर की पुस्तक का नाम क्या था? स्मॉल इज ब्यूटीफुल। स्मॉल इज। कौन कहा था संसाधन हुआ नहीं करते बना करते हैं? काहे कहा था? क्योंकि आज से नहीं हजारों वर्षों से नदियों में जल था। उस जल में क्या था? जल जीव थे। धरती के गर्भ में खनिज संपदा पड़ा हुआ था, तब वह हमारे यूज का नहीं था, हम उसके बारे में जानते भी नहीं थे। तकनीक का विकास हुआ और हम उसको अपने आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो नदी में पानी बह रहा है उस पर बांध बनाकर उससे विद्युत धारा उत्पन्न करना शुरू किए, उस पर नहर बना के सिंचाई के लिए पानी को ले आए। तो आज हमारे लिए वो संसाधन बन गया। जो तुम्हारा भूगर्भ में पड़ा हुआ खनिज संपदा था उसको हम निकाले और उसका उपयोग कर रहे हैं हम अपने सभ्यता। हम क्या कर रहे हैं? उसका यूज कहाँ कर रहे हैं? अपनी सुविधा के लिए, ठीक है, देश के विकास के लिए, अपनी सुविधा के लिए उसका उपयोग कर रहे हैं। आज वह हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, तो आज वह क्या बन गया? संसाधन बन गया। इसलिए कहा था जिमरमैन कि संसाधन हुआ नहीं करते बना करते हैं। चलो हम लोग मेन टॉपिक पे चलते हैं। सबसे आज हम लोग पढ़ेंगे संसाधनों का क्या चीज। तो सबसे पहला वर्गीकरण किस आधार पर था? उत्पत्ति के आधार पर। दूगो था ना, कौन कौन था? पहला था तुम्हारा जैव। क्या था? जैव। और दूसरा था पहला है जैव संसाधन और दूसरा कौन है? याद हो गया? उत्पत्ति के आधार पर कै गो है? कौन कौन? जैव और दूसरा, पहला, दूसरा अजैव। जैव नाम से ही पता चल रहा है कि क्या होगा? जैव जगत से। जैव जगत मतलब सजीव जगत से। जैव जगत से प्राप्त समस्त संसाधन जैव संसाधन का एग्जाम्पल है। इसमें सजीवों की समस्त लक्षण होती है। जैसे जैव जगत से सूखा हुआ पेड़, जैव जगत से लकड़ी कहाँ से आता है? पेड़ से। अब पेड़ क्या है? कभी वह भी तो एक जीव था ना। जीव में सिर्फ जंतु थोड़े आता है या खाली इंसान थोड़े आता है। जीव में तुम्हारा पादप भी आता है, जंतु भी आता है, सूक्ष्म जीव भी आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे कवक हो गया, जीवाणु हो गया, प्रोटोजुआ हो गया, शैवाल हो गया। क्या बोले, समझ में आ रहा है? तो जैव जगत से प्राप्त होने वाले समस्त संसाधन जिसमें सजीवों के समस्त लक्षण होते हैं,
जैव जगत से प्राप्त होने वाले समस्त संसाधन जिसमें सजीवों के लक्षण होते हैं, सभी लक्षण होते हैं, क्या कहलाता है? अब सोच के बताओ, सूखा हुआ पेड़ जैव जगत से प्राप्त हुआ है, जैव जगत से प्राप्त हुआ है ना, लेकिन उस सजीव के लक्षण है उसमें, तो वो अभी जैव संसाधन है। गोबर, गोबर का यूज करते हैं, तुम लोग तो खाते हो, अच्छा नहीं खाते हो, चलो ठीक है। तो गोबर का हम लोग क्या करते हैं? गोबर का क्या होता है? एक तो उसका गोईठा बनता है, उपला बनता है। उपला, गांव में गोबर का लोग ना उपला बनाते हैं, और उस उपला का उपयोग होता है जलावन के रूप में, खाना बनाने के लिए होता है। और क्या उपयोग होता है गोबर का? खेतों में डालते हैं, वह बनता है ह्यूमस, मिट्टी की उर्वरता को खेतों में मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है ना। तो संसाधन है ना, जैव जगत से प्राप्त हुआ है ना, क्या उसमें सजीवों का कोई लक्षण है? अभी साइंस में कुछ दिन पहले तुम लोग पढ़े हो ना, सजीवों के क्या क्या लक्षण है। सबसे बड़ा लक्षण की क्या था? वह अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तन पर अनुक्रिया देते हैं, पढ़ाए हैं। और उनमें आणविक गति होती है, सूक्ष्म स्तर पर उनमें क्या होती है? आणविक। तो क्या गोबर में ऐसा कुछ होगा? गोबर को देखे हो, कभी कभी गोबर चलता हुआ दिखाई देगा, गोबर हिलता हुआ दिखाई देगा, थोड़ा थोड़ा चलता हुआ भी थोड़ा सा गोबर दिखाई दे सकता है। जब उसको हटा के देखोगे तो उसके अंदर कोई कीड़ा होगा, तो गोबर अपने से नहीं चल रहा था, है ना। तो वह जैव संसाधन है कि नहीं है? उसमें सजीवों का लक्षण होना चाहिए। इसमें कौन आएगा बताओ तो? पेड़ पौधे, वन्य जीव, पेड़ पौधे, वन्य जीव, और कौन होगा? जलीय जीव, जलीय जीव होगा ना, मछली, कछुआ, घड़ियाल, और भी जो हो सकता है, केकड़ा होगा ना। और तुम्हारा और क्या हो सकता है? मनुष्य भी इसी में आ जाएगा, सूक्ष्म जीव भी इसी में आ जाएंगे, होगा ना। अब बात करते हैं अजैव संसाधन जो निर्जीव जगत से प्राप्त होता है। जैसे तुम्हारा हो गया मिट्टी, सॉइल। मिट्टी से क्या करते हैं हम लोग? मिट्टी में खेती करते हैं। कई जगह लोग पहले लोग मिट्टी का घर बनाते थे, मिट्टी का अनाज रखने के लिए कोठी पहले बनाते थे। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में जाओगे तो वहाँ मिट्टी का तुमको कोठी मिलेगा, अनाज रखने के लिए अन्नागार कह सकते हो। अपने यहाँ तो आजकल चलता है किसका? ड्रम आता है, टीन का आता है ना, चादर का बना हुआ, स्टील के चादर का बना हुआ आता है ना ड्रम, जिसमें लोग अनाज रखते हैं, गेहूं चावल, ठीक है। तो मिट्टी में, और मिट्टी का सबसे मेन उपयोग क्या है? जीवन, पूरा का पूरा जीवन ना मिट्टी से है, क्योंकि मिट्टी में ही तुम्हारा पेड़ पौधा उगता है, और पेड़ पौधा है उत्पादक, वह भोजन तैयार करता है और बाकी सभी जीवों को भोजन प्रदान करता है। क्या बोले, समझ में आ रहा है? तो मिट्टी क्या है? अजैव संसाधन है। जल क्या होगा? अजैव संसाधन है। अति तुम्हारा खनिज अयस्क क्या होगा? जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, लोहा हो गया, टीन, चांदी, सोना हो गया, ये सब क्या होगा? क्या उसमें सजीवों का कोई लक्षण है? चट्टान या पत्थर, घर में लगाने के लिए पत्थर लेके आते हो, मार्बल लेके आते हो, ग्रेनाइट लेके आते हो, वो जैव संसाधन है कि अजैव संसाधन है? तो बस यही है, बस डिफिनेशन लिख देंगे, ओके है। अब हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा कौन था, किस आधार पर था बउआ? उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर। इसके आधार पर तुम्हारा होगा नवीकरणीय, यह दोनों ना है। एगो कौन है? नवीकरणीय, और दूसरा कौन है? अनवीकरणीय। अच्छा बताओ, नाम से तो ये स्पष्ट हो जाता है, नवीकरणीय, रिन्यूअल रिसोर्स, रिन्यूअल, जो रिन्यू हो जाए। नवीकरणीय संसाधन किसको कहते हैं? जो प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा उचित समय में, रीजनेबल टाइम में अपने आप की पुनः पूर्ति कर लेते हैं। जो उचित समय में, एक निश्चित समय में, एक उचित समय, रीजनेबल टाइम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लाखों बरस लगे, जैसे कोयला एक बार खत्म हो जाएगा,
तो उसको ना पर्याप्त जो तुम्हारा कंडीशन था कोयला बनने के लिए, बहुत बहुत अधिक ताप और बहुत अधिक दाब, वह उपलब्ध भी करा दिया जाए, तब भी उसको बनने में लाखों बरस लगते हैं ना। तो रीजनेबल टाइम नहीं कहा जा सकता है। जो रीजनेबल टाइम में, अब रीजनेबल का एग्जैक्ट हिंदी हम तुमको नहीं बता पा रहे हैं, तुमसे कह सकते हो उचित समय में, एक तरह से कह सकते हो जो उचित समय में अपने आप की पुनः पूर्ति कर लेता हो। जैसे हम पेड़ को जैसे मान लो कि बांस का तुम्हारा कोई बसवाड़ी बोलते हैं, बसवाड़ी में से हम लोग बांस बेचते हैं, एक बार में पूरा काट के नहीं बेच देते हैं, कुछ छोड़ देते हैं ना। समय के साथ जब तुम जाके देखते हो 1 साल बाद 1.5 साल बाद, तो वहाँ फिर बहुत सारा पेड़ उगा हुआ रहता है, उग जाता है ना। वो पुनः पूर्ति कर लिया ना, जो क्षति हुआ उसका पुनः पूर्ति हो गया। नदी में पानी समाप्त हो जाए तो फिर बारिश होगी, फिर भर जाएगा। तो वो क्या है? नवीकरणीय है। वो क्या है? नवीकरणीय। जो तुम्हारा वन है, तुम्हारा वन है, वन जंगल, नदी हो गया, उसके बाद तुम्हारा पशुधन हो गया। पशुधन समाप्त होने का चीज नहीं है, और उसमें जनन होता है ना, जनन की प्रक्रिया द्वारा फिर से उत्पन्न हो जाएगा ना। वायु है, क्या मानवीय क्रियाकलाप से समाप्त हो सकता है कभी? वायु जो है या सौर ऊर्जा मानवीय क्रियाकलाप से कभी खत्म हो सकता है? ये सब अक्षय ऊर्जा के स्रोत है जो कभी खत्म नहीं हो सकता है। ठीक है, नॉन एग्जॉस्टिबल है। एग्जॉस्टिबल में 2 तरह का आता है, यही नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो जो जंगल है ना, जो वन है, जो नदी है, जो वन्य जीव है, जंगल भी तुम्हारा नवीकरणीय है। तुम पेड़ छोड़ दोगे ना, तो अगर यहाँ पर लोग देसरी को छोड़ दे तो कुछ दिन बाद यहाँ जंगल अपने आप उगेगा कि नहीं उगेगा? उग जाएगा ना। तो जंगल नवीकरणीय, उसको हम प्रभावित नहीं करें तो अपने आप की पूर्ति कर लेता है। समझ में आ रहा है? लेकिन ये जो तुम्हारा वन है या जल है या वन नदी हो गया, वन्य जीव हो गया, ये भले ही नवीकरणीय है, लेकिन अगर सही तरीका से इसका हम यूज नहीं करें तो ये समाप्त भी हो सकता है। सरस्वती नदी समाप्त हो गई ना, बहुत से पशुओं की प्रजाति विलुप्त हो गए ना। बहुत से ऐसे पशु है जो, जैसे कि तुम्हारा बताया, सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका आता है डोडो पक्षी। डोडो पक्षी अब है नहीं, खत्म हो गया। उसको इतना मार के खाया यूरोपियन सब, इतना मार के खाया, मॉरिशस द्वीप पे पाया जाता था, वहां से उसको निपटा ही दिया, खत्म कर दिया। एक तस्मेनियाई टाइगर था, एक्चुअली में वो था कुत्ता लेकिन दिखता था टाइगर के जैसा, वो भी विलुप्त हो गया। अपने इंडिया से चीता खत्म हो गया। अभी जो चीता लाया गया है मध्य प्रदेश के कुनो में, जिसको रखा गया है कुनो पार्क में, नामीबिया से और दक्षिण अफ्रीका से लेके आए हैं, ठीक है। तो वो तो हमारे यहाँ का चीता नहीं है, हमारे यहाँ तो खत्म हो चुका है। इंडिया जो भारतीय चीता है वो तो समाप्त, खत्म, वो तो अफ्रीकन चीता है, ठीक है। तो जो भी हो, तो नवीकरणीय समझ में आया। जो रीजनेबल टाइम में, उचित समय में अपने आप की पुनः पूर्ति कर लेता है, उसको क्या कहते हैं? और जिसका एक बारी समाप्त हो जाएगा ना, तो इसकी पुनः पूर्ति नहीं हो सकती है। इसमें आता है तुम्हारा जीवाश्म ईंधन। कौन आता है बुआ? जीवाश्म कौन आ जाता है? जीवाश्म ईंधन कहने का क्या मतलब है? जीवाश्म ईंधन में कौन आएगा? कोयला। कौन आएगा? और कौन आएगा? पेट्रोलियम। कौन आएगा बाबा? पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम में तुम्हारा आ जाएगा डीजल, पेट्रोल, सीएनजी जिसको प्राकृतिक गैस कहते हैं, केरोसिन जिसको घासलेट कहते हैं या मिट्टी का तेल कहते हैं, पेट्रोल को गैसोलीन भी कहते हैं कुछ जगहों पे, ठीक है। तुम्हारा एलपीजी हो गया, ये सब तुम्हारा पेट्रोलियम में आ जाएगा, ठीक है। और धातु जो खनिज अयस्क है ना, खनिज अयस्क, वो भी तुम्हारा क्या है? अनवीकरणीय है। एक समय के बाद ना, कुछ समय के बाद वह क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। और एक बार समाप्त हो गया ना, तो उसको हम दोबारा नहीं बना सकते हैं। हालांकि जो धातु होता है ना, वह रीयूजेबल होता है, उसका पुनः चक्रण करते हैं हम लोग, रीयूज करते हैं ना। अरे स्क्रैप जो तुम्हारे घर से निकलता है, धातु, प्लास्टिक वगैरह, उसका प्लास्टिक का हम फिर से उसको मेल्ट करके पिघला के दोबारा यूज करते हैं ना। हम नहीं करते, हम बेच देते हैं। वो ले जा करके जो तुम्हारे घर में पुराना लोहा निकलता है उसको तुम बेच देते हो, तो वो क्या करता है? उसको पिघला के उसमें कुछ नया मिलाता है और फिर से बना देता है।
तुम जो कॉपी बेचते हो उसका क्या होता है, फिर से उसको गला के दोबारा से कॉपी पे फिर से पेपर बना दिया जाता है। ठीक है, तो नवीकरणीय अनवीकरणीय समझ में आ गया। ये आसान था, ये भारी नहीं था। अब जो तुम्हारा है ना वो भारी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आ रहा है तुम्हारा स्वामित्व के आधार पर। किस आधार पे होगा? स्वामित्व, मालिकाना हक। स्वामित्व मतलब मालिकाना हक। तो इसके आधार पे 4 गो था। कौन कौन था होगा बोलो तो? सबसे पहला व्यक्तिगत संपत्ति, व्यक्तिगत या निजी कह सकते हो, व्यक्तिगत संसाधन। कल व्यक्तिगत संसाधन तुमको हम समझाए थे, संसाधन समझाए थे। जो ये बिल्डिंग है ये व्यक्तिगत संसाधन है। तो जो तुम्हारा घर है, जो तुम्हारा खेत खलिहान है, जो तुम्हारा जायदाद है, वो सब तुम्हारा व्यक्तिगत संपत्ति है। तुम्हारे पिताजी के पास जो घर है, जो तुम्हारा खेत खलिहान है, जो पेड़ पौधे हैं, तुम्हारे खेत खलिहान में जो पेड़ पौधे हैं, हो सकता है उसमें कुआं हो सकता है उसमें तुम बोरिंग करवा के रखे हो, ट्यूबवेल लगवा के रखे हो। ये सब तुम्हारा व्यक्तिगत संपत्ति है। हम लोग व्यक्तिगत संपत्ति को यूज करते हैं ना, तो उसके बदले में सरकार को टैक्स देते हैं। तुम्हारा साइकिल, जो साइकिल है तुम्हारा, वो तुम्हारी व्यक्तिगत संपत्ति है। मेरे पास एक आम का बगीचा है तो वो मेरी व्यक्तिगत संपत्ति है। बिल्डिंग, इस बिल्डिंग के जो ओनर है उनका ही क्या है? व्यक्तिगत संपत्ति है। व्यक्तिगत संपत्ति के बदले में हम लोग क्या करते हैं? सरकार को कर अदा करते हैं, टैक्स देते हैं, लगान देते हैं। समझ में आ रहा है? व्यक्तिगत। दूसरा कौन था? सामुदायिक। सामुदायिक जो होता है ना वो पूरे समाज का होता है। सामुदायिक पूरे समाज का होता है। जो बोल रहे हैं ना वही लिख रहे हैं, एक्सप्लेन तो बाकी हम बोर्ड पे कर रहे हैं। ठीक है। संसाधन, सामुदायिक संसाधन। जो सामुदायिक संसाधन होता है ना वह किसी जाति विशेष का होता है, किसी पूरे समाज का होता है, किसी विशेष समुदाय का हो सकता है, या पूरे गांव का हो सकता है। सामुदायिक संपत्ति में आता है। ग्रामीण क्षेत्र में क्या आ सकता है? पहले भी बताया है पिछले दिन आप लोगों को। ग्रामीण क्षेत्र में क्या हो सकता है? चारण भूमि। क्या हो सकता है? चारण भूमि, देव भूमि। तुम सारे लोगों के गांव में देव भूमि होगा, जहां पे तुम्हारा ब्रह्म स्थान होगा या काली स्थान होगा, ऐसे करके कुछ होगा। देव भूमि, चारण भूमि। ठीक है। खेल का मैदान हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्र में हालांकि खेल का मैदान कम देखने को मिलता है। तालाब हो सकता है। सामुदायिक भवन हो सकता है। सामुदायिक भवन समाज के लोगों के लिए बना हुआ है। उसमें वो लोग बैठेंगे, कुछ मीटिंग वूटिंग करना हो, कोई निर्णय लेना हो, समाज के लोग बैठ के निर्णय लेते हैं। मंदिर हो सकता है। मस्जिद, अच्छा मंदिर मस्जिद जो है, मस्जिद तो नहीं जानते हैं, लेकिन मंदिर निजी भी होता है। जो मंदिर है बहुत से लोग अपना बनवा के रखते हैं ना। अब मंदिर जनरली जो समाज में होता है वो समाज का होता है। जैसे यहाँ बगल में एक मंदिर है, वहाँ पर कुछ अभी यज्ञ होना है या फिर कोई पूजा होना है, तो उसके लिए चंदा किया जाता है, पूरे समाज से करते हैं ना चंदा, तो सामुदायिक है। क्या है वह? सामुदायिक है। शहरी क्षेत्र में सामुदायिक संसाधन का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? सार्वजनिक पार्क। और क्या हो सकता है? खेल का मैदान हो सकता है, पिकनिक स्थल, पिकनिक स्पॉट हो सकता है। और क्या हो सकता है? मंदिर परिसर हो सकता है, मस्जिद परिसर हो सकता है। शहर में भी कब्रिस्तान हो सकता है, शमशान भूमि हो सकती है। ठीक है। मंदिर परिसर, मस्जिद परिसर, गुरुद्वारा हो सकता है, गिरजाघर हो सकता है, जो उससे संबंधित समुदाय के लिए उपयोग के लिए उपलब्ध होता है। अब तीसरा आता है तुम्हारा, सामुदायिक हो गया। अब आता है राष्ट्रीय संपत्ति। कौन आता है? संपत्ति ना करके हम लोग क्या बोलेंगे? अब देखो, एक देश के ना राजनीतिक सीमा के अंतर्गत, एक देश का जहां तक संप्रभुत्व, जहां तक उसका अधिकार क्षेत्र है, उसके अंतर्गत जितने भी संसाधन हैं, चाहे वह व्यक्तिगत हो, चाहे वह सामुदायिक हो, या इस दोनों से परे हो। जैसे रेलवे ना तो व्यक्तिगत है ना सामुदायिक है। पोस्ट ऑफिस ना तो व्यक्तिगत है ना सामुदायिक है। बैंक, क्या इस दोनों में से कोई है? बैंक व्यक्तिगत हो सकता है, प्राइवेट बैंक होता है, लेकिन वो भी व्यक्तिगत भी है, तो उसका सरकार का ही समझो एक तरह से है। ठीक है। तो एक किसी देश के राजनीतिक सीमा के अंतर्गत जितने भी संसाधन हैं वो सब के सब तुम्हारा कौन संसाधन है?
चाहे वह व्यक्तिगत हो या सामुदायिक हो, सरकार के पास यह कानूनी अधिकार है, सरकार के पास यह वैधानिक अधिकार है, विधिक अधिकार है कि जब जरूरत पड़ेगा ना पब्लिक हित के लिए, जनता के हित के लिए तुम्हारे व्यक्तिगत संपत्ति का भी वो अधिग्रहण कर सकता है। अगर तुम देखते हो कि कई बार तुम देखते हो कि तुम जो खेत था किसी का जिसमें खेती होती थी, सरकार उसका अधिग्रहण कर लिया, अधिग्रहण शब्द सुनता होगा, उसमें से रोड बना, उस उधर से होकर रोड गुजर रहा है, रोड बना रही है सरकार, या उसे रेलवे लाइन गुजर रहा है, तो सरकार के पास ये अधिकार है। वह अधिकार उसको कौन दिया है? हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसको विधिक अधिकार है कि पब्लिक हित के लिए, ठीक है, जनता के हित के लिए वह व्यक्तिगत संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है। अब आता है, अच्छा एक बात और जान लो, जो हमारा स्थल है, स्थल के बाद तो समुंदर है, इधर तुम्हारा अरब सागर है, इधर कौन है? पश्चिम तरफ से अरब सागर है, नीचे कौन है? हिंद, और इधर कौन है? बंगाल की खाड़ी। तो जो हमारा मुख्य भूभाग है ना, वहां से 12 नॉटिकल 12 समुद्री मील, कितना बोल रहे हैं? जब इसको कन्वर्ट करोगे ना तो ये आएगा 22.2 किलोमीटर। एनसीईआरटी का डाटा उठा के देखोगे सीबीएसई बोर्ड का तो इतना ही लिखा है। तुम गूगल से कन्वर्ट करोगे या फिर कोई कन्वर्टर का यूज करके कन्वर्ट करोगे तो 22.4 ही आएगा। अब पता नहीं बिहार बोर्ड वाला दारू पी के लिखा है कि कैसे लिखा है हमको नहीं पता है, या 19.2 किलोमीटर लिखा है। और बिहार बोर्ड का जितना किताब उठा के देखोगे तुमको उसमें मिलेगा 19.2 किलोमीटर। तुम भारतीय भवन उठा के देख लो, ब्रिलियंट उठा के देख लो, ठीक है, एनसीईआरटी नहीं लिखा है ये चीज। लेकिन जब तुम पीछे पलटोगे ना तो इसमें क्वेश्चन, एनसीईआरटी बोले बिहार टेक्स्ट बुक है, पीछे एक क्वेश्चन मिलेगा, पलट के देखो क्या नंबर पेज है? पेज नंबर 12 है। 12 में देखो तो लास्ट ऑब्जेक्टिव क्या दिया हुआ है, लाओ हम पढ़ के सुनाते हैं। लिखा हुआ है समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा से के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। इसका आंसर कौन होगा? 19.2। डी में टिक मार लो। अभी कैसे लिखा है हमको नहीं पता है, ठीक है, जितना भी बिहार बोर्ड का किताब है उसमें यही है। तो किसी भी देश के मुख्य भूभाग से, किसी भी देश के तट रेखा से 19.2 किलोमीटर तुम्हारे बुक के अकॉर्डिंग, अगर हम समुद्री मील में बोले तो सही है, 12 समुद्री मील तक का जो क्षेत्र है ना वो राष्ट्रीय संपदा है, ठीक है। उसमें से कोई दूसरा देश आ जा भी नहीं सकता। अगर उसमें जाएगा ना तो हमारा जो कोस्टल, हमारा जो फोर्स है समुद्र में, उसको कौन बोलते हैं? नेवी नहीं, दूसरा होता है, को क्या होता है साहिल, उसको क्या बोलते हैं यार? अरे उसको कुछ बोलते हैं, ध्यान से उतर गया है वो ना। तुमको क्या करेगा? अरेस्ट कर लेगा। उसमें से तुम नहीं गुजर सकते हो, गुजरना है तो परमिशन लेना होगा, ठीक है। तो कितना है वह? 12 नॉटिकल मील की दूरी तक है। अब कह सकते हो कि सर यहाँ तो श्रीलंका है, वो तो टोटल हमसे 22 किलोमीटर दूर है, ये है 19.2 किलोमीटर तक हमर है, तो उसका भी तो उतना होना चाहिए ना, तो फिर कैसे होगा? तो यहाँ पर हम लोग आपस में बैठ के मीटिंग कर लेते हैं कि यहाँ तक तुम्हारा है, यहाँ तक मेरा है, आपस में संधि कर लेते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ऐसे यहां से तट रेखा से 200 किलोमीटर तक, 200 किलोमीटर तक आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अपवर्जक आर्थिक अपवर्जक, क्या लिखा है? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र की आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, ठीक है। अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, यहां पर जो खनिज संपदा होगा ना उस पर मेरा अधिकार है। मेरा कहने का मतलब जिस देश का है उसका अधिकार है। वहां से खनिज संपदा, जैसे तुम देखोगे मुंबई हाई से निकला है पेट्रोलियम, वो 178 किलोमीटर दूर है तट रेखा से, वहां जाके हम निकाल रहे हैं ना, क्योंकि 200 किलोमीटर तक मेरा क्षेत्र है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? वहां पर अगर कल होके कोई खनिज संपदा मिले तो उस पर मेरा, उस देश का अधिकार है जिसके आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र में आता है। लेकिन 19.2 किलोमीटर के बाद बाकी देश आने जाने के लिए स्वतंत्र है। आने जाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत वह, जैसे एक देश से दूसरे देश में सामान लेके जाता है ना, जहाज से वस्तुओं का सप्लाई होता है ना, तो वो कर सकता है। तो राष्ट्रीय संपदा का किलोमीटर तक है, कितना नॉटिकल मील है? समुद्री मील है 12 समुद्री मील, तुम्हारे बुक के अकॉर्डिंग 19.2।
आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र कै किलोमीटर तक है? 200। 200 किलोमीटर के बाद जो खुला महासागरीय क्षेत्र है वह आता है तुम्हारा अंतर्राष्ट्रीय संपदा में। 200 किलोमीटर के बाद खुला महासागरीय क्षेत्र है वह आता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत। वहां पर कोई देश खनिज संपदा का दोहन नहीं कर सकता है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ कोई देश रिसर्च कर सकता है। कोई देश वहां जाके क्या कर सकता है? वो भी रिसर्च करने से पहले तुमको अंतर्राष्ट्रीय संस्था से परमिशन लेना होगा। इसका रख रखाव, इसकी साफ सफाई कौन करती है? अंतर्राष्ट्रीय संस्था करते हैं। बात समझ में आ गया? हालांकि कुछ देश जो ये रूल है, अंतर्राष्ट्रीय रूल है उसका फॉलो नहीं करते, जैसे में एक चाइना है, वह अपने आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र के बाहर जाके जबरदस्ती कहता है मेरा यहाँ तक है। जैसे उसका 200 किलोमीटर है ना, वो यहाँ पर वो क्या करेगा? आर्टिफिशियल कृत्रिम बना लेगा, तुम्हारा प्राति बना लेगा, द्वीप बना लेगा। अब यहाँ से उसका 200 किलोमीटर हो गया। ये दादागिरी चाइना करता है पूरे देश में। दूसरा के क्षेत्र पर जाकर अधिकार कर लेता है, कहता है मेरा है, जो उसके आसपास कमजोर देश है। का है? तो उसके देश के नाम पर है। जो तुम्हारा इधर है दक्षिण चीन सागर, तो उसमें चीन शब्द आता है, तो वो कहता है कि मेरा है। तो हिंद महासागर हिंदुस्तान आता है, हमर है। अगर ये रूल चले तो पूरा हिंद महासागर किसका है? हिंदुस्तान का है। लेकिन उसका दादागिरी चलता है, शक्तिशाली देश है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।